के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आतंक का अर्थ होता है भय, त्राही त्राही का अर्थ होता है बचाओ बचाओ, आनन फानन में मतलब शीघ्रता से, पहरा देना, रखवाली करना, करतूत गलत काम, पाखंडी धोखेबाज, चेहरा तमतमा उठा, बेहद क्रोधित होना, संभावना था या फिर मुमकिन था। बच्चों, इस लेसन के माध्यम से ये एक राजा होते हैं जिनके राज में मतलब राज्य में बहुत राजा बहुत लेकिन अचानक से गांव में राज्य में डाका डालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है। बच्चों, इस लेसन में यह बताया गया है कि जो राजा के मंत्री हैं, जो राजा के सैनिक हैं, मंत्री आदि हैं, पदाधिकारी हैं, वो कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाते हैं। लेट्स बिगिन द लेसन। मध्यकाल में भारत में एक राज्य था हमीरगढ़। हमीरगढ़ के राजा बड़े वीर तथा प्रजापालक थे और मंत्री बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। मंत्री का राज्य प्रबंधन ऐसा था कि प्रजा बड़े चैन से रह रही थी। सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, अन्याय का कहीं नाम न था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली हुई थी। शत्रु उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खिंची रहती थी। तो एक राज्य था जो कि मध्यकाल भारत की ये बात है। एक राज्य था जिसका नाम था हमीरगढ़। वहाँ के जो राजा थे वो बड़े प्रतापी थे, प्रजापालक थे, प्रजा का पालन करने वाले थे, और वहाँ उस राज्य के जो मंत्री थे वो भी बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। दूरदर्शी मतलब दूर की सोचने वाले थे। वहाँ पर सभी लोग बहुत संतुष्ट थे, प्रजा जो कि चैन के साथ रहा करती थी। उस राज्य में जो सिंह और बकरी हैं वो भी एक घाट पर पानी पी सकते थे, ऐसा वहाँ का राज्य है। जो राजा था, राजा की जो वीरता की धाक है, वीरता जो है वो चारों तरफ फैली हुई थी। शत्रु उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे, लेकिन जो मंत्री थे उस राज्य के वो थोड़े चिंतित रहा करते थे। कुछ दिन बाद हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राही मच गई। इससे मंत्री की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, पर डाकू बहुत चालाक था। वह आज यहाँ डाका डालता तो 2-4 दिन बाद कोई 20 कोस दूर छापा मारता। वह अपने दल के साथ अचानक भूत की तरह प्रकट होता और आनन फानन में लूटपाट करके पलक झपकते ही गायब हो जाता। सैनिक देखते रह जाते। घेरे जाने पर भी वह ऐसे गायब हो जाता मानो उसे धरती निकल गई हो। तो कुछ दिन बाद हमीरगढ़ में डाकुओं ने आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां की प्रजा में हाहाकार मच गया। हाहाकार मतलब बचाओ बचाओ, हाहाकार मच गया। और वहाँ के जो मंत्री थे उनकी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने जगह जगह पर सैनिक तैनात कर दिए थे ताकि वो गांव को डाकू से बचा सके। लेकिन जो डाकू था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। वो आज कहीं और फिर 3-4 दिन बाद काफ़ी दूर 20-30 कोस दूर पर डाका डालता था। सैनिक उसको पकड़ने के बहुत प्रयत्न करते थे, बहुत प्रयास करते थे, लेकिन जो डाकू था वो इतना ज़्यादा चालाक था कि वो पलक झपकते ही गायब हो जाता था। चारों ओर से घेरे जाने पर भी वह ऐसे गायब हो जाता था जैसे वो आया ही ना हो। राजा ने सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने की आज्ञा दी। एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दिया। ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के यहाँ उसने डाका डाला। लोग जब तक सावधान हो और सैनिक जब तक पहुंचे तब तक तो डाकू 9-2-11 हो गए। यह देख राजधानी में भी जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए। पर इससे क्या अंतर पड़ता है? अगले दिन उसने एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। तो एक बार क्या हुआ, राजा के महल के सामने, जहाँ राजा का महल था,
वहीं पर जो एक साहूकार रहा करता था, उसके यहाँ पर उसने डाकू डाल दिया। जब तक लोग सावधान रहते तब तक तो जो डाकू था वो वहां से भाग गया था। इसके कारण फिर राज्य की जो राजधानी है वहां पर भी जगह जगह पर सैनिक तैनात कर दिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डाकुओं ने अगले दिन फिर किसी दूसरे साहूकार के यहाँ पर डाका डाल दिया। इस समाचार से राजा बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसे भी हो डाकू पकड़ा जाए। मंत्री ने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी। कुछ दिन तो शांति रही, परंतु जब एक दिन डाकू ने रात में 4 जगह डाके डाले, तब प्रजा में त्राही त्राही मच गई। यह देख मंत्री ने प्रत्येक गांव में चुने हुए सैनिक सिखाने लगे। जो गांव के लोग थे, नौजवान थे, उनको ही लाठी वगैरह चलाने सिखाने लगे। कैसे सावधान करें, डाकू को कैसे घेरा जाए। गांव-गांव में रक्षा दल बन गए। जो गांव थे उसमें जगह जगह पर रक्षा दल बना दिए गए। मंत्री गांव-गांव में जाकर रक्षा दल का निरीक्षण करते और गांव वालों का साहस बढ़ाते। अब गांव का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में बारी बारी से पहरा देने लगे। आसपास के गांव के लोग मिलजुल कर महत्वपूर्ण मार्गों पर गश्त लगाने लगे। अब क्या थे, क्योंकि लोगों को, जो गांव के लोग थे, उनको प्रशिक्षण दे दिया गया था, जिसके कारण जो गांव के लोग थे, नौजवान थे, वो खुद भी सैनिक की तरह काम करने लगे। जगह जगह पर पहरा दिया जाने लगा। लेकिन उनका निरीक्षण करने के लिए बारी बारी से कभी कभी जो मंत्री थे वो भी आते रहते थे निरीक्षण करने के लिए। अब जो गांव के लोग थे वो भी वहां पर उन्होंने भी पहरा देना शुरू कर दिया था। आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर के मार्गों में पहरा देना शुरू कर दिया। एक दिन लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू डर गया है, पर यह उनका भ्रम था। एक दिन एक गांव में डाका पड़ गया। सूचना मिलते ही गांव के रक्षक दल ने डाकुओं को घेर लिया, परंतु वे तो अंधेरे में जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। कुछ लोगों ने उस मार्ग को जा घेरा जहां से डाकुओं के गुजरने की संभावना थी। जैसे ही डाकू उधर से गुजरे, वे उन पर टूट पड़े। कुछ दिन तक क्या हुआ, लोगों को लूटपाट नहीं हुई, डाका नहीं डला, तो लोगों को लगा कि अब जो डाकू है वो डर गया है, अब वो डाका डालने के लिए नहीं आएगा। लेकिन यह तो गांव वालों का भ्रम था। एक दिन फिर से गांव में डाका पड़ गया और सूचना मिलते ही, जैसे लोगों को पता चला कि डाका पड़ गया है, तो चारों तरफ से जो लोग थे उन्होंने डाकुओं को घेर लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण वह जो डाकू था वो वहां से गायब हो गया। फिर कुछ लोगों ने उस मार्ग को जा घेरा जहां से उसके निकल कर गुजरने की संभावना थी। जैसे ही डाकू उधर से गुजरे, जो लोग थे वहां के, वो डाकू पर टूट पड़े। डाकुओं ने बगल से निकलना चाहा कि उधर से गांव वालों ने उन्हें ललकारा। अब वे पूरी तरह घिर चुके थे। बच निकलने की कोई संभावना न देख डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। आनन फानन में उन्हें रस्सियों से जकड़ दिया गया। यह देख लोग प्रसन्नता के मारे नाच उठे। अब क्या हुआ, जब डाकुओं को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था, डाकुओं ने बहुत कोशिश की वहां से निकलने की, लेकिन जो लोग थे गांव के वो बहुत ज्यादा चालाक हो गए थे। उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी कि जो डाकू थे उनको निकलना नामुमकिन था। जब डाकुओं को लगने लगा कि उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उनको
जल्दी से ही रस्सी से जकड़कर रस्सियों से बांध दिया गया डाकुओं को। यह देखकर जब लोगों ने यह देखा कि जो डाकुओं को पकड़ा गया है तो वो खुशी के मारे नाचने लगे, खुशी से नाचने कूदने लगे। गांव वालों ने रात में ही डाकुओं को राजधानी में पहुंचा दिया। राजा को पता चला तो उन्होंने संतोष की सांस ली। राजा ने सोचा मंत्री ने आके डाकुओं को पकड़ ही लिया। डाकुओं को लोगों ने पकड़ तो पहले ही लिया था, रस्सियों से बांध दिया था। तो फिर उन्होंने रात को ही डाकुओं को राजधानी में भेज दिया। जब राजा को पता चला कि जो डाकू हैं वो पकड़े गए हैं तो राजा को बहुत संतुष्टि हुई। अब राजा सोचने लगे कि मंत्री जो है उन्होंने डाकू को आखिरकार पकड़ ही लिया है, वो डाकू को पकड़ने में सफल हो गए। अगले दिन आम दरबार लगा। डाकुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रस्सियों में जकड़े डाकू दरबार में लाए गए। डाकुओं के सरदार ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो लोग एकदम चौंक उठे, मानो अंधेरे में मुंह देख लिया। राजा ने देखा तो क्रोध से उसका चेहरा थमा उठा। गरज कर बोले, तुम नीच कपटी। अगले दिन सामान्य दरबार ऐसे ही लगा जैसे कि रोज लगता है। डाकुओं को राजा के सामने पेश किया गया। डाकुओं को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। डाकू जो थे वो रस्सियों से बंधे हुए थे। जैसे ही डाकुओं के सरदार का चेहरा उठाया गया, मतलब चेहरे से जो नकाबपोशी वगैरह किया हुआ था उसको चेहरा दिखाया गया, तो जो लोग थे वो एकदम चौंक गए। उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने अंधेरे में देख लिया और राजा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और वो गरज कर बोले कि तुम नीच कपटी। डाकू का सरदार और कोई नहीं स्वयं मंत्री थे। नीच पाखंडी, तो तुम्हारी करतूत यह थी। राजा क्रोध से कांप रहे थे। तुमने विश्वासघात किया है। मंत्री तुम प्रजा के रक्षक नहीं भक्षक निकले। तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांग लेते। क्या दंड दिया जाए तुमसे। अब जो राजा है वो मंत्रियों को बहुत सुनाते थे। मुझे पता चलता है कि जो डाकू थे वो स्वयं मंत्री ही थे। वो उनको कहते हैं कि तुम नीच हो, कपटी हो, तुम प्रजा के भक्षक हो, रक्षक नहीं हो। अगर तुम्हें धन की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें देने से मना नहीं करता। तुम्हें क्या दंड दिया जाए। प्राण दंड। मंत्री को प्राण दंड दिया जाए महाराज। उन्होंने देश से विश्वासघात किया है। जनता में इतना आक्रोश था, इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि वो चाहती थी कि जो मंत्री थे उनको प्राण दंड दिए जाए, क्योंकि उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया था, धोखा दिया था देश को। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे। कड़क कर बोले, बोल पाखंडी, क्या दंड दिया जाए तुझे। अब राजा की दृष्टि में मंत्री केवल एक अपराधी था। जो मंत्री थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो राजा थे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उनसे बोले, जो मंत्री थे, बोले राजा कि बोल पाखंडी, तुम्हें क्या दंड दिया जाए। अब जो मंत्री थे वो राजा की दृष्टि में, राजा की नजरों में केवल अपराधी थे, जिन्होंने अपराध किया। दंड। मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता था कि महाराज मेरा रहस्य समझ गए होंगे, पर यदि दंड ही देना है तो महाराज पहले मेरे घर से लूटा हुआ धन मंगवाकर जिसका है उसे लौटा दीजिए, फिर जो दंड देना चाहे दीजिए। बोलते हैं कि महाराज अगर आप मुझे दंड देना ही चाहते हैं पहले लोगों का धन लूटा गया है, उसके बाद फिर जो दंड आप मुझे देना चाहेंगे दोनों स्वीकार्य है, मैं उसको मान लूंगा। मंत्री का रहस्य भरा उत्तर सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया। अधीर होकर बोले, फिर क्यों लूटा तुमने उनको, क्यों मेरा राज्य में यह आतंक मचाया, क्या उद्देश्य था तुम्हारा इसमें, क्या चाहते थे तुम। जो राजा थे वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वो उनसे पूछने लगे कि तुम इस तरीके से
अब मंत्री क्या उत्तर देते हैं? हाँ महाराज, मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, यदि ऐसा न करता तो मुझे अपनी रक्षा करने की शक्ति कैसे आती? बिना सैनिकों की सहायता से ये एक चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? सभी गांवों में तो सैनिक नहीं जा सकते, फिर ये सैनिकों के भरोसे क्यों रहे? क्यों नहीं अपनी रक्षा स्वयं करें? महाराज, मुझे संतोष है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब मुझे विश्वास है कि हमीरगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस कोई नहीं कर सकता। अब गांव का प्रत्येक नौजवान सैनिक है, प्रत्येक गांव में रक्षा दल है। मुझे खेद है कि उन्हें अपनी रक्षा आप करने की शिक्षा देने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। अब महाराज, जो दंड है मुझे स्वीकार है। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। जन समुदाय मंत्री की जय जयकार कर उठी। तो किस प्रकार से जो मंत्री है उन्होंने जनता को, यहाँ गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, जिससे वो किसी भी भयानक राक्षस से, किसी भी दैत्य से अपनी स्वयं की रक्षा कर सके। तो बच्चों, ये कहानी की गजब की कहानी थी। संदेश हमें देती है ये कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।